हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं आईएमएफ के बारे में। बच्चों, आईएमएफ के बारे में स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आईएमएफ आया कैसे था, कैसे जो है इसकी शुरुआत हुई थी। देखो बच्चों, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो इकोनॉमीज़ है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स तरीके से अफेक्ट हो चुकी थी। इस सिचुएशन को थोड़ा सा रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए या थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस 1944 में। कहाँ पे हुई थी? एक जगह पे हुई थी, ब्रिटेन वुड में, जो कि अमेरिका में है। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, 1944 में 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया भी एक कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे जो आउटकम निकल के आया, रिज़ल्ट निकल के आया, तो उन्होंने बोला कि हमें दो इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। जो ये हालत हो चुकी है पूरे वर्ल्ड की, उसको थोड़ा बहुत सही करने के लिए। तो एक वर्ल्ड बैंक निकल के आया था, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और आईएमएफ निकल के आया था। तो अभी तक आपको जो जितना समझ में आया होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? ब्रिटेन वुड में, जो कि अमेरिका में है। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? 44 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी जिसमें से एक थी। और दो इंस्टीट्यूशंस निकल के आए थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो बच्चों, ये हुआ कब था, फाउंड कब हुआ था? एक्चुअली में 27 दिसंबर 1945 को ये हुआ था। अब जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया आईएमएफ के बारे में कि ये कैसे आया, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेट गिवन है। तो 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटेन वुड में। जुलाई 1944 में दो इंस्टीट्यूशंस निकल के आए थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। किस लिए बने थे? ये हमारे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, एक्सचेंज रेट वगैरह को ठीक करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए। तो एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइज कब हुआ था? 1946 में, और इसने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए थे? 1947 में। ठीक है बच्चों, और ये फाउंड कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 में। तो अब आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन कब स्टार्ट किए, ऑर्गेनाइज कब हुआ, फाउंड ये कब हुआ, और कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो अब इसका नेचर क्या है? देखो, इसके मेन जो है, इट इज़ अ क्लब। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक ऐसा क्लब है जो अपने जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए हाई कोड ऑफ कंडक्ट रखता है ये, और हर एक मेंबर को उस कोड से या फिर जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स रखे हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है। अब ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं उनके मेंबर कंट्रीज़ को, जो जो उसके मेंबर्स हैं। अभी फ़िलहाल आईएमएफ के इन अप्रैल 2015 तक जो है 188 मेंबर्स थे, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। ये इसका मेन काम क्या है कि जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है उसको सही करना है, और जो भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मेन उसके लिए ये बनाया गया था। तो अब देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे थे, एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन जो है उसको प्रमोट करना है। सबसे पहला एक, उस टाइम पे क्या हो गया था कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो एक कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, एक कॉरपोरेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, क्योंकि हालत सभी कंट्रीज़ की बहुत खस्ता हो गई थी और कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट या कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी मारा मारी उस टाइम पे हो रही थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चाहिए था जो कि कॉरपोरेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव ये किस लिए बनाया गया था कि जितने भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ले डाउन किया जाए, कि जो हम ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हम फॉलो करेंगे उनके क्या, उनके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको ले डाउन करने का काम किसका था? आईएमएफ का था। जो भी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी से रिलेटेड, हमारा जो भी हमारे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वगैरह, इन सबको कौन संभालने वाला था? इन सबको आईएमएफ संभालने वाला था। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी था
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टू हेल्प इन दी वाइडेस्ट एक्सटेंशन ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा मल्टीलेटरल सिस्टम होता है पेमेंट का, उसमें भी असिस्ट करने का, हेल्प करने का काम किसका था, IMF का था। अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आप लोगों को फंड प्रोवाइड करोगे। तो अभी आप आगे IMF की बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि ये जो है फंड प्रोवाइड करता है। अगर डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसको सही करने के लिए हेल्प करता है, तो जिससे मेंबर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको कम करने के लिए, जल्दी से जल्दी उसको कम करने के लिए कौन काम करता है, IMF काम करता है। तो मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि हमें कॉरपोरेशन, मॉनेटरी कॉरपोरेशन चाहिए, हमें एक अच्छा मल्टीलेटरल सिस्टम बनाना है पेमेंट का, ठीक है। इसने SDR का भी जो है आया। अभी आप देखोगे कि इसकी अपनी करेंसी है SDR, जो कि काम आती है पेमेंट वगैरह के सिस्टम के लिए। जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उनको सॉल्व करना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये सारे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके क्या क्या फंक्शंस थे, तो सबसे पहला फंक्शन क्या था कि ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन था। कि एक तरीके से अगर आपको लोन चाहिए, छोटा मोटा या बड़ा लोन चाहिए, उसके लिए भी ये काम करता था। एक एक्सचेंज रेट का तो मैंने पहले ही बता दिया, ये मेन काम क्या था, इसकी एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। आगे हमारा क्या पॉइंट था कि जो भी करेंसीज है, it is a reservoir of the currencies of all member countries for which a borrower nation can borrow the currency of other nation। मतलब कि ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है कि अगर किसी नेशन को करेंसी चाहिए तो वो दूसरे देश की करेंसी यहाँ से भी ले सकता है। ये एक लेंडिंग, मतलब एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, फॉरेन एक्सचेंज का लोन वगैरह देने में हेल्प करता है, मशीनरी जो है प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है कि ये वही सेम पॉइंट आ गया कि एक्सचेंज रेट में हेल्प करता है, इंटरनेशनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है, मेंटेन करता है हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था वो उसके बहुत सारे फंक्शंस थे, जो ये देखो छोटे छोटे लिख भी रखे हैं कि लोन वगैरह प्रोवाइड करना, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स वगैरह, ये जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है ये आप आगे पढ़ोगे। तो अभी अगर आपको जितना समझ में आया कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो क्रेडिट प्रोवाइड करता था, कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता था, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता था, फॉरेन एक्सचेंज में जो है ध्यान रखता था, मशीनरी प्रोवाइड करता था कि आप अपनी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, प्रमोट करता था, मेंटेन करता था एम्प्लॉयमेंट को। तो बहुत सारे छोटे मोटे IMF के फंक्शन हुआ करते थे। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ के थ्रू ये जो है ये सारी चीज़ें करता था। वो सारी फैसिलिटीज़ हम पढ़ते हैं। कौन सी थी, सबसे पहला था हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट। देखो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कब स्टार्ट हुआ था, ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका सिंपल सा मेन फंक्शन था कि अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है तो आप यहाँ से आके फंड्स ले सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर देखो यहाँ पे हमारा क्या था, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स में ये 1952 में आया। इसमें क्या है कि आप फ्यूचर नीड्स के लिए फ़ंड्स ले सकते हो क्रेडिट पे। इसमें IMF जो है आपको एश्योर करता था, जो भी आपकी कंट्री को रिव्यू करने के बाद, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रिव्यू करने के बाद, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट को पोजीशन देखने के बाद, तो आपकी कंट्री का एक ओवरऑल रिव्यू लेने के बाद वो आपको क्या देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है अप टू एन एग्रीड अमाउंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब ये इसमें क्या है कि आपको अप टू एन एग्रीड अमाउंट, कहने का मतलब क्या है कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को देखने के बाद, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखने के बाद, आपका जो भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशंस है उनको देखने के बाद आपको फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक स्पेसिफिक अमाउंट। नेक्स्ट जो हमारी अरेंजमेंट है वो है कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अब देखो होता क्या था कि बहुत सारी डेवलपमेंट की बहुत सारी कंट्रीज़ को ज़रूरत है। तो अब IMF क्या करता है, IMF ने एक नई फैसिलिटी निकाल दी। इस फैसिलिटी में जो भी कंट्री जो है वो शॉर्टफॉल हो रही है उसको, प्राइमरी कमोडिटीज़ की, मतलब बहुत ज़रूरी कमोडिटीज़ की अगर उसको शॉर्टफॉल हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटी के थ्रू पैसे ले सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते थे, कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, जो कि किसको प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोवाइड किया जाता है लेस डेवलप्ड नेशंस को। इसमें वो क्या करता है, अगर आपकी कंट्री में जो है प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या
कहने का क्या मतलब है कि आपकी कंट्री में बेसिक प्राइमरी चीज़ें भी नहीं हैं, तो उनके लिए आपको क्या किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बफर स्टॉक फैसिलिटी। बफर स्टॉक फैसिलिटी क्या था कि इसमें स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी रिजर्व स्टॉक रखने के लिए। जैसे आपका प्राइमरी गुड्स है, जैसे आपका फूड ग्रेन्स हो गया, तो इनको रिजर्व रखने के लिए, इनका बफर रखने के लिए आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाती थी। ये फैसिलिटी कब आई, 1969 में। इसमें जो भी है आप एक प्रॉपर कोटा इन्वेस्ट करते हो आईएमएफ में, उसका 50% तक आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप बफर स्टॉक कर सकते हो, फूड ग्रेन्स का रख सकते हो, ठीक है, टिन का रख सकते हो, कोकोआ का रख सकते हो, शुगर का रख सकते हो। तो ये जो बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, ये यूज़ होती थी किसके लिए, बफर स्टॉक के लिए, रिजर्व स्टॉक करने के लिए। तो अब नेक्स्ट जो हमारी फैसिलिटी है वो हम देख लेते हैं। चलो इसमें नहीं गिवन है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारी है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसमें क्या था, इस स्कीम के अंदर आपको कंसेशनल लोन्स दिए जाते थे जो भी लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, मतलब बिल्कुल भी डेवलपमेंट की रेंज में नहीं आए हैं। स्ट्रक्चरल, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट के उसमें नहीं आए हैं, उनको अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको डेफिसिट को मीट करने के लिए लोन दिए जाते थे 0.5 से 1% तक। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी अब आपको समझ में आया होगा, किसको दिए जाते थे, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को, एक इंटरेस्ट रेट पे 0.5 से लेके 0.1 तक। और हमारा जो अगला होता था, एक और है इसमें कंपनसेटरी एंड कंटिंजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। ये भी है। ये किस लिए यूज़ होता था बच्चों, इसमें ये इसलिए यूज़ होता था कि स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती थी अगर किसी भी नेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, कोई कंटिंजेंसी आ गई है, जैसे फ्लड की वजह से। कंटिंजेंसी मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई है, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ड्रॉट की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनसेशन मतलब तो नहीं कह सकते उसको, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस कि अगर किसी कंटिंजेंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ चुकी है किसी भी नेशन में, तो ये स्पेशल फैसिलिटीज़ होती थी। एक फैसिलिटी है एनहेंस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी क्या है बच्चों, इसमें इसको हम एनलार्ज एसएस पॉलिसी भी कहते हैं, एनलार्ज्ड एसएस पॉलिसी भी हम इसको कहते हैं। ये क्या करती है, जो भी लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है। अब देखो आपने सुना होगा यार, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी तो यही करती थी जो लीस्ट डेवलप्ड नेशन थे। इसमें क्या होता है कि जो नेशंस के पास हैवी डेट बर्डन है, मतलब उनके पास जो है अपना लोन चुकाने तक के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, हैवी डेट बर्डन है, उनके लिए जो है मेंबर कंट्री। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि जो भी मेंबर कंट्री है वो 425% ज़्यादा अपने कोटे से ले सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो उनके द्वारा दी गई है। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था स्टैंड बाय फैसिलिटी, फिर कंपनसेटरी फैसिलिटी, फिर कंपनसेटरी एंड कंटिंजेंसीज पे फैसिलिटी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है आईएमएफ करता है। तो देखो आईएमएफ के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है ये सारी चीज़ें कि देखो सबसे पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। बेसिकली करना क्या है, आपके पास मैटर होना चाहिए पूरा का पूरा लिखने के लिए। तो आप आईएमएफ के थोड़ा सा हिस्ट्री बता सकते हो, जो मैंने आपको बताई थी कि भाई ये 1944 में आया था, ऐसे ऐसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी। तो आप हिस्ट्री लिख सकते हो, फिर उसके बारे में इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, इसके फंक्शंस लिख सकते हो, इसकी फैसिलिटीज़ के बारे में लिख सकते हो। और आप इसमें क्या डाल सकते हो, उसकी मेंबर के बारे में डाल सकते हो। मैं मेंबर्स के बारे में आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा इसके दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं ओरिजिनल मेंबर्स,
ध्यान से सुनना, एक होते हैं ओरिजिनल मेंबर्स, एक होते हैं ऑर्डिनरी मेंबर्स, ठीक है। अब ये कौन होते हैं, देखो, ऑल दोज कंट्रीज, वो सारी कंट्रीज जिनके रिप्रेजेंटेटिव ने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था और वो मान गए थे उसका मेंबर बनने के लिए 31 दिसंबर 1945 से पहले। कहने का मतलब है जिन सारी कंट्रीज़ ने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया और उसको मेंबर बनने के लिए वो मान गए, कब मान गए, 31 दिसंबर 1945 से पहले, उनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल मेंबर्स, ठीक है। और जो सारे मेंबर्स बाद में मिले हैं, बाद में 1945 के बाद में मेंबर्स बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स। ओरिजिनल मतलब जो जब 31 दिसंबर 1945 से पहले के हैं, इसके बाद के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, वो होंगे ऑर्डिनरी मेंबर्स। तो अभी तक 188 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कोई भी जो मतलब फंड, किसी की भी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ वॉयलेट करते हो, कुछ ऐसी चीज़ को अगर आप नोटिस दे देते हो, तो भी आपकी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो सकती है। फंड कैन ऑल्सो टर्मिनेट द मेंबरशिप ऑफ एनी कंट्री जो रूल्स को ऑब्ज़र्व नहीं करती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आप खुद भी हट सकते हो, अगर आप रूल्स को ऑब्ज़र्व नहीं करते हो तो आपको हटाया भी जा सकता है। तो एक पॉइंट और ऐड हो गया जो आप अपने 16 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो, मेंबर्स। और आप इसमें क्या डाल सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कौन कौन कैसे कैसे जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है IMF का। तो देखो इसके ना दो बोर्ड्स होते हैं। सबसे पहला होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, उसके बाद होता है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर। अब ये क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन से होते हैं, इसमें 1 गवर्नर होता है, एक गवर्नर होगा और एक अल्टरनेट गवर्नर होगा हर एक मेंबर कंट्री का। ये इसकी मीटिंग साल में एक बार होती है। तो हर एक कंट्री का कोई एक गवर्नर जाएगा और फिर उसका जो है अल्टरनेट गवर्नर भी जो है 2 अपॉइंट होते हैं, कि एक या उसकी जगह जो उसकी जगह ले सकता है, या फिर अगर उसको कुछ हो जाए तो 2 गवर्नर हर एक कंट्री अपॉइंट करती है। हर साल में एक बार उनकी मीटिंग होती है। मीटिंग कब होती है, वंस अ ईयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो फंड के डे टू डे अफेयर्स है वो कौन मैनेज करता है, वो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होते हैं, 24 डायरेक्टर्स होते हैं। ध्यान से सुनना, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ। इसमें जो है आपके 24 डायरेक्टर्स होते हैं। 24 डायरेक्टर्स में से 6 जो हैं वो परमानेंट डायरेक्टर्स होते हैं, 6 परमानेंट डायरेक्टर्स होते हैं, और 18 जो है वो इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं। परमानेंट डायरेक्टर्स उन कंट्रीज़ के हैं जिनका लार्ज कोटा है। जैसे लार्ज कोटा मतलब जिनका जो कोटा है वो बहुत काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। तो ये 6 कंट्रीज़ जो हैं उनका कोटा ज़्यादा है, तो उनके मेंबर्स जो होते हैं परमानेंट होते हैं। बाकी 18 मेंबर्स जो हैं वो मेंबर कंट्रीज़ इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया भी जो है वन ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर्स है इंडिया का भी। तो अब कहने का मतलब क्या है, जितने भी हमारे डिसीजंस होते हैं IMF के, वो वोटिंग द्वारा लिए जाते हैं। और वोटिंग जो है 85% जो है किसी भी डिसीजन में वोटिंग का कंसेंट चाहिए होता है। तो ये चीज़ें भी आप अपने उसके अंदर लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, तो साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है। ये पॉलिसीज़ वगैरह ले डाउन करते हैं, और क्या कहते हैं कि अल्टरनेट गवर्नर, नॉर्मल गवर्नर। फिर बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। 24 डायरेक्टर होते हैं जिनमें से 6 परमानेंट होते हैं, जो कि उन कंट्रीज़ में से होते हैं जिनका कोटा ज़्यादा होता है, जैसे जापान, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। और बाकी जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा। और आप क्या लिख सकते हो, इसमें कैपिटल के बारे में लिख सकते हो कि कैपिटल कहाँ से आता है। तो जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया गया है उनका कोटा होता है, ठीक है। हर एक मेंबर कंट्री को कोटा देना पड़ता है। कोटा कैसे देना पड़ता है उनको, 2 तरीके से। पार्टली इन गोल्ड, मतलब जो भी उनका हिस्सा है उनको देना पड़ता है। आधा उनको गोल्ड में देना पड़ता है, आधा उनको कैसे देना पड़ता है, पार्टली इन देयर ओन करेंसी। जैसे हमारी करेंसी अगर रुपीज़ है तो हमें रुपीज़ में देनी पड़ेगी।
उसके बाद जो 25% ऑफ द कोटा है वो उसमें गोल्ड होना ही होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टोटल जो कैपिटल था इस फंड का, इस IMF का 1945 में वो था 880 करोड़ डॉलर्स। ठीक है, अब वो चेंज होता रहता है अब टाइम टू टाइम पे कि कितना है। तो जो कंट्रीज़ है कोटे के बेसिस पे उनको वोटिंग पावर मिलती है। तो सबसे ज़्यादा कोटा किसका है? USA का है, और फिर जापान का है, उसके बाद जर्मनी का है, देन UK का है, देन फ्रांस का है, देन चाइना का है। तो ये 6 कंट्रीज़ है जिनका लाइन वाइज मैंने कोटा लिख दिया है। उसके बाद और भी कंट्रीज़ आती है, जैसे इटली हो गई, सऊदी अरब हो गई। अब आप सोच रहे होगे यार इंडिया कहाँ आती है? सऊदी अरब के बाद कनाडा आता है, रशिया आता है, फिर आता है इंडिया, और फिर आता है ब्राज़ील। तो इंडिया को अगर आप देखोगे तो वो 11th नंबर पे आता है। मतलब इंडिया का जो वोटिंग पावर है वो 11th नंबर पे है, और उसका जो वोटिंग है सिर्फ 2.34 है। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शेयर कम होता जाता है, आपकी वोटिंग की जो पावर है वो भी कम होती रहती है। जैसे यहाँ पे 16.75 है, फिर जापान के, फिर यहाँ 6.23 है। तो ऐसे धीरे धीरे कम होता रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसका है, सब 6 कंट्रीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि इनके मेंबर्स परमानेंट होते हैं। और इंडिया कौन से नंबर पे है? 11th नंबर पे है। फिर उसके बाद जो IMF है उसकी अपनी करेंसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। ये जो स्कीम है IMF ने स्टार्ट की थी इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू पे, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू पे फॉर इट्स इम्पोर्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है, देखो अगर आपके पास इंपोर्ट पे करने के पैसे नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ जाएगा तो आप किसके पास आओगे? आप IMF के पास आओगे। IMF फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? वो आपको SDRs इशू करेगा। SDRs, ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? SDR वाली 1969 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब SDR जो है वो कूपन की तरह होते हैं, जो आपकी करेंसी इसके बदले क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं। तो 1969 में इसको गोल्ड से लिंक किया गया था। फिर जैसे देखो कि पहले क्या था कि SDR वॉज इक्वल टू गोल्ड, जो कि इक्वल था US डॉलर के। तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ध्यान देने की इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि SDR जो है वो क्या है? करेंसी है, और जितनी भी जो कोटा जो है फिक्स्ड होता है, हर एक मेंबर कंट्री उतना ही देता है। तो ये कोटा इंक्रीज भी हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़, और 85% वोटिंग पावर इसी की वजह से आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फंक्शंस जो है मैं आपको, ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए हैं, फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने IMF के बारे में क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको IMF का थोड़ा हिस्ट्री बताया था, इंट्रोडक्शन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, फिर उसके फंक्शंस बताए थे। बच्चों फंक्शंस में आप ये लिख सकते हो कि हमारी जो बैलेंस, अगर आपको वो वाली लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लग रही है तो BOP की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए IMF जो है काम आता है। फॉरेन करेंसी सेल को परचेज करने के लिए काम आता है। ये सेंट्रल बैंक का भी बैंक है, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए काम आता है। ये ट्रेनिंग भी देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी के तहत आपको पैसे देगा अगर आपको ज़रूरत है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी के लिए जो है आपके के लिए हेल्प करेगा। तो ये जो है बहुत सारे इसके फंक्शंस है, रिसर्च का फंक्शन है, प्रॉफिट का फंक्शन है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये एक्चुअली में सक्सेसफुल हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या नहीं हुआ। तो इसकी सक्सेस को हम समझ लेते हैं और इसके फेलियर को हम समझ लेते हैं, सक्सेस और फेलियर। तो बच्चों अगर हम सक्सेस को देखें तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन
को लाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुआ है कि मेंबर्स को लगा है कि हाँ हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो एक साथ है। उसके बाद जो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इसकी वजह से रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है IMF की वजह से रिकन्स्ट्रक्शंस हुआ है। इन्होंने एक पेमेंट का अच्छा सिस्टम बनाया है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इन्होंने बढ़ाया। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मैंने आपको मतलब बताया था कि कंट्रीज एबिलिटी टू पे इट्स ओन इम्पोर्ट्स। फिर उसके बाद इनकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल एड मिला है। स्पेशल एड मतलब थोड़ी बहुत हेल्प मिली है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ये डाटा भी प्रोवाइड करता है, कंट्री डिफ़िकल्ट टाइम्स में हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इनके सक्सेस में लिख सकते हैं। अब फेलियर कहाँ हुआ है, देखो इसको ना IMF को क्या बोला जाता है, रिच नेशन क्लब। रिच नेशन क्लब भी IMF को बोला जाता है कि क्रिटिक्स जो हैं वो उसको बोलते हैं कि बस ये जो बड़ी बड़ी रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं उनका एक क्लब की तरह काम करता है। बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इसने हेल्प नहीं किया है IMF ने, जो कि बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी आज तक नहीं ला पाए हैं ढंग से, तो मेन ऑब्जेक्टिव है उसी को अब जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। गोल्ड के प्राइस में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाए हैं। 1971 तक गोल्ड का प्राइस स्टेबल था, उसके बाद इतना ज़्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। जितनी भी फॉरेन ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस है उसको नहीं हटा पाए हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है इतना अच्छा एड नहीं दे पाए हैं। अपना इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा चार्ज करते हैं बहुत सारी कंपनीज़ पे, जैसे 6.5% भी बहुत सारी जगह इनका जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। ये मॉनेटरी क्राइसिस जो हुए थे 1971 में उनमें भी कुछ हेल्प नहीं कर पाए थे। डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ में जो है वो इंटरफेयर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फेल भी हुआ है। तो ये सक्सेस के पॉइंट है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को रिकन्स्ट्रक्शन किया है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी में हेल्प किया है और ट्रेड को बढ़ाया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन में भी हेल्प किया है, और ये सारे इसके फेलियर है। तो ये आप सक्सेस भी लिख के आ सकते हो, फेलियर्स में भी आप इसके पॉइंट लिख के आ सकते हो। ठीक है बच्चों। और इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर था जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये इंडिया ने इसको अटेंड किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जर्मी। वो हमारी तरफ से जो है यहाँ इंडिया में, इंडिया जो है इंडिया को एक बार परमानेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाया गया था, पर लेकिन अब इंडिया परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। वो सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं, 6 परमानेंट डायरेक्टर्स होते हैं, तो एक बार इंडिया को परमानेंट डायरेक्टर भी बनाया गया था, बट लेकिन अब नहीं है। इंडिया अब इलेक्टिव डायरेक्टर्स का पार्ट है, जो 18 डायरेक्टर्स होते हैं। इंडिया का कोटा जो है मेंबरशिप के टाइम पे $40 करोड़ का था। अब जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। टोटल फंड में इंडिया का कितना परसेंट है, 2.3%। जितना भी टोटल फंड है उसमें से इंडिया का कितना परसेंट है, 2.34%। इंडिया की 11th रैंक है। ठीक है, टोटल 188 मेंबर्स है, तो इंडिया की 11th रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब मैंने IMF के बारे में आपको बताया है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो विल डिस्कस इन लाइव क्लास।